तो बेटा अगर बात करें क्लस्टर्ड रेगुलेशन इंटरसेप्ट शार्ट पैलिड्रोमेटिक रिपीट्स, तो संबंधित प्रोटीन 9 CRISPR सिस्टम का डीएनए लक्ष्यीकरण घटक है और यह एक आरएनए अणु या गाइड से बना है जिसे पूरक आधार पेयरिंग के माध्यम से कुछ निश्चित डीएनए आधारों पर जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो CRISPR संबंध प्रोटीन 9 न्यूक्लिक घटक है जो डीएनए को काटता है। CRISPR Cas9 आनुवांशिक कैंची की खोज के लिए इमैनुअल चारपेटियर और जेनिफर ए डोनाडा को 2020 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इन्फेक्टर न्यूक्लीज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इन्फेक्टर टेलीडोमेन टेलन के डीएनए बाइंडिंग डोमेन बनाते हैं। जिंक फिंगर न्यूक्लियस ZFN एक कस्टम डिजाइन किए गए CYS2 HIS2 जिंक फिंगर प्रोटीन और फोकल प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के क्लीवेज डोमेन के मध्य संलयन है। फोकल क्लीवेज डोमेन को जो डीएनए को 5 से 7 बेस पेयर अंतराल के अनुक्रम के भीतर काटता है। 2 फ्लैकिंग जिंक फिगर बाइंडिंग साइटों को अलग करता है। होमिंग एंडोन्यूक्लियस या मेगा न्यूक्लियस, होमिंग एंडोन्यूक्लियस जिसे मेगा न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ये एंजाइम अपने डीएनए कार्य द्रव्य के साथ व्यापक अनुक्रम विशिष्ट संपर्क बनाए रखते हैं। हालांकि ZFN और टालिन के विपरीत हेमिंग एंडोन्यूक्लियस में बाइंडिंग और क्लीवेज डोमेन मॉड्यूल नहीं है। रूप और कार्य में यह ओवरलैप और उनके पुनर्प्रयोजन को चुनौतीपूर्ण बनाता है। जीनोम संपादन के अधिक नियमित अनुप्रयोगों के लिए उनकी उपयोगिता सीमित करता है। ठीक है, जीनोम एडिटिंग का महत्व। ये तकनीकी रोग प्रबंधन, बुनियादी जैव चिकित्सा अनुसंधान, कृषि और पर्यावरण विज्ञान जैसे संबंधित क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। इनका उपयोग अतिरिक्त चिकित्सीय वृद्धि उद्देश्यों के लिए मानवीय विशेषताओं को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। मानव जीनोम परियोजना 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम के सभी 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड जोड़े को अनुक्रमित करने की संभावना पर चर्चा किया। इन चर्चाओं के कारण 1990 में मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत की गई। मानव जीनोम परियोजना का लक्ष्य था सभी मानव जीनों की मैपिंग करना, संपूर्ण मानव जीनोम का एक विस्तृत भौतिक मानचित्र बनाना और 2005 तक सभी 24 मानव गुणसूत्रों के न्यूक्लियोसाइड अनुक्रम का निर्धारण करना। ठीक है, तो ये सब है। उसके बाद में मानव जीनोम की सामान्य विशेषताएं बात करें। मानव जीनोम में लगभग 3.2 बिलियन बेस जोड़े डीएनए होते हैं। डीएनए के आधार युग्म संरचना मानव जीनोम के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होते हैं। ठीक है, औसतन लगभग 41% डीएनए में जीसी बेस जोड़े होते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र में जीसी समृद्ध होते हैं और अन्य जीसी पिछड़े होते हैं। जी मतलब जीन होता है, सी मतलब होता है क्रोमोसोम। ठीक है, 1990 में से 2030 तक संचालित मानव जीनोम परियोजना के शोधकर्ताओं को मानव जीव की आनुवंशिक बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान की गई, जिससे कैंसर अनुसंधान क्षेत्रों में खोज के नए मार्ग खुल गए। जीनोम इंडिया परियोजना की बात करें तो मानव जीनोम परियोजना की प्रेरणा लेते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 3 जनवरी 2020 को महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया परियोजना प्रारंभ कर दिया। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट का लक्ष्य संदर्भ जीनोम बनाने के लिए पूरे भारत में नागरिकों से 10,000 आनुवंशिक नमूने को एकत्र करना है। 10,000 व्यक्तियों के आनुवंशिक डाटा का संपूर्ण जीनोम अनुकरण और उसके बाद डाटा विश्लेषण किया जाएगा। इससे भारतीय आबादी को प्रभावित करने वाली बीमारियों की प्रकृति को समझने में मदद मिलेगी और अंततः पूर्वानुमानित निदान तकनीकों जैविक मापदंडों का विकास में मदद मिल जाएगा।
यह देश की अगली पीढ़ी की व्यक्तिगत चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए नए मार्ग प्रदान करेगा, जिससे स्वास्थ्य और बीमारी के परिणामों को पता लगाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। यह पहल लक्षित निवारक देखभाल के विकास का भी समर्थन करेगा, क्योंकि उनमें जनसंख्या समूहों की पहचान करने में मदद करने की क्षमता है, जो कुछ बीमारियों के लिए विभिन्न जोखिम कारकों के लिए अधिक संवेदनशील हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर कोई क्षेत्र किसी विशिष्ट बीमारी के प्रति रुझान दिखाता है तो तदनुसार उस क्षेत्र में अनुकूलित हस्तक्षेप किए जा सकते हैं, जिससे समग्र रूप से अधिक प्रभावित उपचार हो सकता है। इस परियोजना का नेतृत्व बेंगलुरु में स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है, जो 20 अग्रणी संस्थानों के सहयोग के मध्य केंद्रीय समावेश के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक संस्थान के नमूने एकत्रित करता है और स्वयं अपना अनुसंधान करता है। यह पहल जीन थेरेपी में भारत की प्रगति उभरती अगली पीढ़ी के दवा की दिशा में उनकी प्रगति को दर्शाती है, जो अधिक अनुकूल, सुरक्षा और पहले से पता लगाने की संभावनाएं पैदा करती हैं। यह पहल विश्व में व्यक्तियों के लिए बहुत बड़े समूह के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य को देखभाल करने की नींव रखने में मदद करेगी। भारत की चयनित अंतर्विवाही जनसंख्या का नाम मानव माइक्रोबायोम का पहल स्वास्थ्य और रोग परिणाम जीनोम और पर्यावरण के पारस्परिक क्रिया से निर्धारित होती है। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक मानव माइक्रोबायोटा है। और इसके बाद में बात करें तो भारत के चुनिंदा अंतर्विवाही आबादी में मानव माइक्रोबायोम पहल का उद्देश्य प्रमुख जनजातीय आबादी सहित विभिन्न आहार संबंधी आदतों वाले सावधानीपूर्वक चयनित अंतर्विवाही आबादी समूहों में मानव संबंधित रोगाणु का व्यापक लक्षण वर्णन करना है, जो आधुनिक जीवन शैली को ज्यादा प्रभावित नहीं है, जिससे मतलब ठीक है। अध्ययन के लक्षित मेटागेनोमिक और संपूर्ण मेटागेनोमिक दृष्टिकोण का उपयोग करके आंत माइक्रोबायोम का आहार, जीवन शैली, भूगोल और उम्र वाले प्रभाव की जांच की जाती है। अध्ययन में माइक्रोवेवियल एंटोरोटाइप और 3 अलग अलग आयुर्वेदिक प्राकृतिक प्रकारों के बंध संबंध खोजने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य और रोग परिणाम जीनोम और पर्यावरण के मध्य संवेदनशील संबंधों को निर्धारित होते हैं। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक मानव माइक्रोबायोटा है। पृथ्वी बायो जीनोम परियोजना की बात करें, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसी परियोजना है जिसका उद्देश्य जीनोम का विश्लेषण और अनुक्रमण करना तथा जैव संबंधित संरक्षण और मानव समाज को बनाए रखने के लिए समाधान आधारित जीव विज्ञान की एक नई नींव तैयार करना है। पृथ्वी बायो जीनोम की बात करें तो वैज्ञानिकों का एक विश्वव्यापी समूह है, जो 10 वर्षों के दौरान पृथ्वी पर सभी यूकेरियोटिक जैव विविधता के जीनोम को अनुक्रमित, वर्गीकृत और चिन्हित करने की योजना बना रहा है। 3 चरणों में 1.5 मिलियन प्रजातियों को अनुक्रमित करने की उम्मीद करता है। EBP परियोजना एक सटीक आनुवंशिक अनुक्रमों के निर्माण के साथ साथ प्रजातियों, गणों और कुलों के माध्यम से विकासवादी संबंधों की खोज में भी सहायता करेगी, जो जीवन से संबंधित डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करेगी। अब बात करें ट्रांसक्रिप्टोम, किसी जीव के जीनोम के प्रोटीन कोडिंग भाग को संदर्भित करता है। यह आरएनए अणुओं के सेट से संदर्भित करता है, जैसे मैसेंजर, ट्रांसफार्मर, राइबो ट्रांसफर बात करें, ठीक है। मैसेंजर आरएनए हो गया, mRNA। ट्रांसफर की बात करें तो tRNA, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए और अन्य नॉन कोडिंग आरएनए गण जो कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। रियल मेटागेनोमिक्स आमतौर पर हवा में एकत्रित आनुवंशिक की सामग्री के अध्ययन को संदर्भित करता है, आमतौर पर हवाई कणों या एरोसोल के रूप में, ठीक है। दैहिक कोशिका परमाणु स्थानांतरण की बात करें तो दैहिक कोशिकाओं परमाणु स्थानांतरण तकनीकी, जिसमें एक दैहिक कोशिका शरीर कोशिका केंद्र में सम्मिलित एक अंडा जिसका अपना केंद्र हटा दिया गया हो, ठीक है, साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित किया जाता है। एक बार अंडे के अंदर दैहिक केंद्रक को अंडे के साइटोप्लाज्मिक कारकों द्वारा युग्मनज उर्वरित अंडा केंद्रक बनाने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जाता हो, ठीक है। अंडे को
ब्लास्टोसिस्ट चरण तक विकसित होने की अनुमति दी जाती है, जिस बिंदु पर ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक कोशिका द्रव्यमान से भ्रूण स्टेम कोशिकाओं की संस्कृति बनाई जा सकती है। डाली भेड़ की क्लोनिंग डाली का क्लोन 6 साल की फिन डोरसेट भेड़ की स्तन ग्रंथियों से ली गई कोशिका और स्टॉकफिश ब्लैकफिश के भेड़ से ली गई अंड कोशिका से बनाया गया था। उनका जन्म 5 जुलाई 1996 को उनकी स्टॉकफिश ब्लैकफिश सेरोगेटा मां से हुआ था। डाली का सफेद चेहरा उसके क्लोन होने के पहले संकेतों में एक था, क्योंकि अगर एक आनुवंशिक रूप से अपने सेरोगेट मां से संबंधित होते तो उसका चेहरा काला होता है। ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये इस प्रकार से बना गया है डोली। ठीक है, भेड़ की डोली क्लोनिंग। ये डायग्राम है किस प्रकार से एडिटिंग करके बनाया गया है। एक का जीएनए एक आरएनए ले लिया गया है, उसके बाद में ठीक है कंबाइन करके सेल बनाया गया है। तो इस प्रकार से डोली बनी गई है। इस तो थ्री पेरेंट बेबी की बात करें तो पैदा करने के तकनीकें माताओं के दोषपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के कारण होने वाली अपापचय संबंधी बीमारियों के बिना बच्चा पैदा करने का एक नया तरीका है। शोधकर्ता भाभी माँ को रोगग्रस्त माइटोकॉन्ड्रिया को एक स्वस्थ असंबंध दाता तीसरे माता पिता के साथ बदलकर ऐसा करते हैं। ये भी बताया गया है थ्री पेरेंट्स बेबी। केंद्रक में डीएनए के अलावा कुछ आरएनए माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होती है। निषेचन के दौरान परमाणु डीएनए 46 गुणसूत्र यानी 23 माता का और 23 पिता के गुणसूत्रों के साथ बनता है। इस प्रकार से ठीक है थ्री पेरेंट्स बेबी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में केवल एक गुणसूत्र होता है और यह अचापचय के लिए जिम्मेदार होते हैं। केवल विशिष्ट प्रोटीन के लिए कोड करता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए केवल मां से विरासत में मिला है और इस प्रकार यह मानव वंश का पता लगाने के लिए अधिक प्रभावी होता है। स्टेम सेल थेरेपी की बात करें तो स्टेम सेल थेरेपी जो होता है कीमोथेरेपी और सिंथेटिक ग्रोथ फैक्टर का उपयोग करके स्टेम सेल को अस्थि मज्जा से रक्त प्रवाह में स्थानांतरित किया जाता है। मशीन एक रक्त एकत्रित करती है और स्टेम कोशिकाओं से अलग करती है। अस्थि मज्जा और प्रतिरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से आंशिक रूप से नष्ट करने के लिए अधिक कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। ट्रिप का उपयोग करके स्टेम कोशिकाएं शरीर में लौट आई। ठीक है, 3 से 6 महीने की अवधि में ठीक हो जाता है, कभी कभी इससे अधिक समय भी लग सकता है। ऊतक इंजीनियरिंग और सेल थेरेपी के प्रयोजनों के लिए स्टेम कोशिकाओं आमतौर पर 4 बुनियादी स्रोतों को प्राप्त की जाती है। इनके स्रोत कौन से? भ्रूण का ऊतक, गर्भास्थ भ्रूण ऊतक जैसे भ्रूण नाल, ठीक है, जिसमें अर्थात जो होता है एमिनियन और कोरियोन, अमोनिया द्रव्य गर्भनाल जैसे वाटर नली जेली रक्त, वैक्स जीव में विशिष्ट स्थान, उदाहरण अस्थि हो गया, वसा हो गया, अस्थि मज्जा हो गया, कंकाल हो गया, मांसपेशी, त्वचा, रक्त हो गया। आनुवांशिक रूप से पुनः प्रोग्राम किए जाने के बाद विभेदक देही कोशिकाएं बात करें तो कोशिका क्षमता का पदानुक्रम टोटी पोटेंट स्टेम कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का इस्तेमाल से भ्रूण के साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक कोशिकाओं, प्लेसेंटा में पाए जाने वाले 220 प्रकार के कोशिकाओं में से किसी भी प्रकार का निर्माण किया जा सकता है। प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाएं जो होती है, इन कोशिकाओं का इस्तेमाल से शरीर के सभी प्रकार की कोशिकाओं को, लेकिन प्लेसेंटा को छोड़ करके सबको जन्म दे सकती है। ठीक है, इस प्रकार अब आ गया मल्टी पोटेंट स्टेम कोशिकाएं। इन कोशिकाओं का इस्तेमाल से किसी विशेष वंश में सीमित संख्या में कोशिकाओं का विकसित किया जाता है। ठीक है, कोशिका प्रकार का विकसित किया जाता है। यूनिपेटेंट स्टेम की बात करें तो एक ही वंश में अपनी ही प्रकार की कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होती है। स्टेम सेल के लक्षण टेटिपोटेंसी, रोगाणु, ठीक है, जीव कोशिकाओं सहित सभी प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करना,
प्लूरिपोटेंसी भ्रूणीय झिल्ली की कोशिकाओं को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिकाओं को उत्पन्न करना। मल्टीपोटेंसी एक से अधिक परिपक्व कोशिकाओं का अंतर करना। स्वनवीकरण बिना किसी भेदभाव के विभाज्य और स्थायी आपूर्ति बनाए रखना। प्लास्टिसिटी तो मल्टीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं में प्लास्टिसिटी होती है और ये विभेदन से गुजर जा सकते हैं। प्लास्टिसिटी के लिए ट्रिगर तनाव या ऊतक है जो स्टेम कोशिकाओं को अपग्रेड करता है और क्रीमोकर्षण करता और विकास कारकों को जारी करता है। स्टेम सेल थेरेपी, जिसे पुनर्योजनी चिकित्सा भी कहते हैं, स्टेम सेल या उनके रेडिवेटिव का उपयोग करके रोगग्रस्त निष्क्रिय या घायल ऊतकों की मरम्मत प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। शोधकर्ता एक प्रयोगशाला में स्टेम सेल विकसित करते हैं। स्टेम सेल कोशिकाओं को विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं जैसे हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं, रक्त कोशिकाओं या तंत्रिका कोशिकाओं में बदला जा सकता है। फिर विशिष्ट कोशिकाओं को किसी व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि व्यक्ति को हृदय रोग है तो कोशिकाओं को हृदय की मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। स्वास्थ्य प्रत्यारोपित हृदय मांसपेशियों कोशिकाओं दोषपूर्ण हृदय मांसपेशियों की मरम्मत करने में योगदान दे सकती है। कृषि में जो प्रौद्योगिकी की बात किया जाए तो आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ खाद्य की फसलें, आनुवांशिक रूप से असंशोधित खाद्य पदार्थ उन जीवों में से प्राप्त खाद्य पदार्थ है जिनका आनुवांशिक सामग्री के तरह संशोधित किया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं है। उदाहरण के लिए अलग जीन की शुरुआत के माध्यम से जीएम फसलों को पहली बार 1996 में पूरी दुनिया में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया था। मक्के हो गए, कपास हो गए, सोयाबीन हो गया को कीटों और शाकनाशियों से बचाने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। अब दुनिया में कई क्षेत्रों में इसका व्यापक रूप से प्रचार होता है, खेती की जाती है। भारत सरकार ने 2002 में व्यावसायिक उत्पादन के लिए बीटी कपास को एकमात्र आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसलों को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें बेटा तो बीटी काटन की बात करें। ठीक है, तो बीटी काटन जो होता है, बीटी काटन वैली शश थूरी रीएंजिंग सामग्री जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। ब्लोगार टेक्निक की वैशिथल थूरी जेनेटिक्स बीटी सूक्ष्म जीव से आनुवांशिक अनुक्रम के बारे में बताया गया है। टॉक्सिन जीव को बैक्टीरिया से क्लोन किया जाता है और कीटनाशकों की आवश्यकता के बिना कीड़ों के प्रति प्रतिरोध प्रदान करने के लिए पौधों में व्यक्त किया जाता है। वेशिलस थोड़ी जेनिक्स अपने विकास के लिए एक विशेष चरण के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल बनाते हैं। इन क्रिस्टलों में विषैला कीटनाशक प्रोटीन होता है और टॉक्सिन को क्राय नामक जीन द्वारा क्रोडित किया जाता है। उदाहरण के लिए जीन क्राई टॉक्सिन को क्राई IAC और क्राई IAB द्वारा एनकोड किया जाता है। प्रोटीन कपास के बालवर्म को नियंत्रित करता है और क्राई ये IAB मकई बोरर को नियंत्रित करता है। और DMH11 की बात करें, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा बनाई गई जीएम सरसों धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 21 का व्यावसायिक प्रदर्शन लंबित है क्योंकि GEAC ने आग्रह किया था कि पर्यावरण जैव सुरक्षा, विशेष रूप से लाभकारी कीट प्रजातियों पर प्रभाव पर संपूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन डेटा पहले तैयार किया जाए। ठीक है, यह सरसों की प्रजाति ब्रेसिका बंसिया और आनुवांशिक रूप से संशोधित संकर किस्म है। ट्रांसजेनिक सरसों DMH11 को वर्ष 2002 में गैर रोगजनक मिट्टी बैक्टीरिया से पृथक आनुवांशिक सामग्री का उपयोग करके विकसित किया गया था। संकर बीज का उत्पादन करने के लिए बेसिसल्स एमाइलोलिफिकेशंस से 3 जीन बारनेट और बारस्टार निकाले गए। DMH11 ग्लूकोफिटेस सीनेट प्रतिरोध बार बियालाफोस प्रतिरोध जीन द्वारा व्यक्त एंजाइम के कारण होता है। बीटी बैगन की बात करें, बीटी बैगन एक ट्रांसजेनिक बैगन है जिसे बेशियल थूरी जेनेटिक्स जीवाणु से जीन को बैगन में शामिल करके विकसित किया गया है। इस बैगन को बैगन फल या
वुड बोरर, ल्यूसिनोड्स, आर्गोनोलिक्स जैसे कीड़ों की प्रतिरोध विकसित करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी महिको ने बीटी बैगन को विकसित किया है। सुनहरा चावल, गोल्डन राइस की बात करें तो यह चावल का एक नया रूप है जिसमें बीटी कैरोटीन, विटामिन ये होता है जिससे शरीर की आवश्यकता अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित किया करता है और अनाज को सुनहरा रंग देता है। इसे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है। दो नए एंजाइमों की बात करें, दो नए एंजाइमों को उत्पादित करता है। टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी पौधों से उत्पादन बीज पैदा करने के लिए आनुवांशिकी परिवर्तन को टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के रूप में जाना जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम आत्मघाती बीज भी है। ठीक है, तो बेटा अभी आज की क्लास यहीं तक रखें। ठीक है, लंबा है बहुत क्लास। तो आरएनए का सुनहरा चावल के बाद जो क्लास है टर्मिनेटर बी टेक्नोलॉजी, इसको हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ, जेनेटिक्स उपयोग प्रतिबंध टेक्नोलॉजी टर्मिनेटर का आधिकारिक नाम है जिसे संयुक्त राज्य राष्ट्र औद्योगिक द्वारा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।